चैप्टर इज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड डिजिटल सर्किट्स। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या होता है, पहले उस चीज को समझना। एनी डिवाइस whose action is based on the controlled flow of electrons through it is called an electronic device। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कोई भी एक ऐसा डिवाइस है जिसका जो एक्शन हो, जो भी वो काम करता है, वो बेस्ड हो किस पे, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। सिर्फ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बल्कि कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो एक वायर में भी हो सकता है, ठीक है। पर क्या वो वायर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है? नहीं, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। तो जहां पर भी कंट्रोल्ड फ्लो हो रहा हो इलेक्ट्रॉन्स का, सिर्फ उस डिवाइस को बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और फिजिक्स की वो ब्रांच जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को स्टडी करती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स है, किस चीज के, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या हो गया, जैसे जो कोई भी गैजेट अगर हम यूज करते हैं, जैसे मोबाइल फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टीवी, फ्रिज वगैरह, तो उन सब में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। बट उन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जो कि जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो कंपोनेंट लगे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बोलते हैं, जैसे चिप लगी होती है कंप्यूटर वगैरह में। तो वो जो है फोन में भी चिप लगी रहती है, तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, ठीक है। अच्छा, सबसे स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस थे वो दो टाइप के थे बेसिकली। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक तो सबसे पहला है वैक्यूम ट्यूब्स, जो कि एकदम इनिशियल फेज में यूज होते थे, जब डिवाइसेस की डेवलपमेंट शुरू हो रही थी, जब हमारे कंप्यूटर्स बने थे, सुपर कंप्यूटर और बाकी सारी चीजें बन रही थी धीरे धीरे। एकदम स्टार्टिंग जब हो रहा था, वॉल्यूशन हो रहा था कंप्यूटर का, तब जो हम यूज करते थे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, वो थे वैक्यूम ट्यूब्स। अच्छा, ये जो वैक्यूम ट्यूब्स होते हैं, इनमें देखो, इन्हें वैक्यूम ट्यूब्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें ग्लास का ट्यूब यूज करते हैं, जिसके के अंदर वैक्यूम होता है, उसमें इलेक्ट्रोड्स रहते हैं। अगर दो इलेक्ट्रोड्स है तो उसे बोलेंगे वैक्यूम डायोड। अगर तीन इलेक्ट्रोड है तो उसे बोलेंगे वैक्यूम ट्रायोड। और अगर चार है तो उसे बोलेंगे, सॉरी, पांच है तो उसे बोलेंगे पेंटोड। ठीक है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, और उन इलेक्ट्रोड्स की मदद से क्या करते हैं कि उस इलेक्ट्रॉन्स को जब हीट करते हैं, तो इलेक्ट्रोड्स को हीट करने की वजह से उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइट हो जाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि जब कैथोड को हीट किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट हो जाते हैं और उधर से एमिट होना शुरू हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है वैक्यूम ट्यूब्स के बीच। और उसके कंट्रोल कैसे करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को? वोल्टेज को वैरी करके। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कंट्रोल्ड बाय वैरिंग द वोल्टेज। क्लियर है? इसमें लेकिन वैक्यूम की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, वैक्यूम वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो एयर मॉलिक्यूल्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स टकरा के अपनी एनर्जी लूज कर देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे बस इतनी चीजें जाननी थी। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब्स जो होते हैं वो बल्कि होते थे काफी, इसीलिए हमारे पहले जितने भी मशीन हुआ करते थे वो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। आजकल बहुत छोटा है, जैसे पहले डेस्कटॉप पीसी आता था वो कितना बड़ा होता था, अभी लैपटॉप आ गया है उससे भी छोटा, अभी स्मार्टफोन्स भी आ गए हैं, मतलब बहुत टाइम से। तो अब और ज्यादा स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं, ठीक है। एक अब तो रिंग जैसा भी आ गया जिसके अंदर तुम्हारी सारी स्मार्ट रिंग जो है, तो उसके अंदर भी सारे तुम्हारे डिजिटल डिवाइसेस से तुम कंट्रोल कर सकते हो उसे। तो टाइम टू टाइम ये सारी चीजें जो है छोटी होती चली गई। तो पहले वैक्यूम ट्यूब बहुत बल्की हुआ करता था, काफी ज्यादा हाई पावर लेता था और काफी हाई वोल्टेज पे ऑपरेट करता था। लेकिन जैसे जैसे, और इनकी लाइफ भी लिमिटेड होती थी और लो रिलायबिलिटी होती थी। लिमिटेड लाइफ मतलब कि जरा सा भी कुछ हो गया और वो टूट जाता था तुरंत ही। मतलब ग्लास ट्यूब है, तुम सोचो कितना डेलिकेटली हैंडल करना पड़ेगा उसे, कितना डेलिकेट होता है, कितना तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो फिर वो जल्दी खराब हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो उनकी लिमिटेड लाइफ होती थी। बट आजकल जो डिवाइसेस बन रहे हैं इनकी काफी लंबे चल जाते हैं ये, ठीक है। तो फिर वैक्यूम ट्यूब को आगे चल के किसने रिप्लेस किया? सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में। यही है जो आजकल हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और ये किसके बनते हैं? ये सेमीकंडक्टर के बनते हैं। इनका जो बेसिक मटेरियल है वो सेमीकंडक्टर है। और इनमें जो है जंक्शन होते हैं, जैसे दो इलेक्ट्रोड का जंक्शन होता है, तीन इलेक्ट्रोड का जंक्शन होता है। तो जब दो इलेक्ट्रोड का जंक्शन होता है तो उसे बोलते हैं जंक्शन डायोड। जब तीन इलेक्ट्रोड होते हैं तो उसे बोलते हैं ट्रांजिस्टर, और तीन से भी ज्यादा होते हैं तो उसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, ठीक है। तुम्हारे फोन्स में आईसी लगा होता है, कंप्यूटर में आईसी होता है, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, सब में आईसी लगे होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट। तुम्हारा इंटेल जो प्रोसेसर है वो भी इंटीग्रेटेड सर्किट है, राइजन इंटीग्रेटेड सर्किट है, मीडियाटेक, स्नैपड्रैगन, सब आईसी है, ठीक है। ऐसे ही जंक्शन डायोड क्या हो गया? जंक्शन डायोड हो गया जिसमें दो इलेक्ट्रोड हो। ट्रांजिस्टर क्या हो गया? तीन इलेक्ट्रोड हो। ऐसे वैक्यूम ट्यूब में क्या होता था? वैक्यूम ट्यूब में जहां पे दो इलेक्ट्रोड हो उसे बोलते थे वैक्यूम डायोड, ठीक है। तीन तो ट्रायोड, पांच तो पेंटोड। तो ऐसे यहाँ पे दो होंगे तो जंक्शन डायोड, तीन होंगे तो ट्रांजिस्टर, और बहुत ज्यादा होंगे तो आईसीयू से बोल देते हैं सिंपली, ठीक है। जैसे तुम्हें वैक्यूम ट्यूब में पहले कैथोड को हीट करने की जरूरत पड़ती थी और तब जाके इलेक्ट्रॉन्स उससे निकलना शुरू होते थे, फ्लो करना शुरू होते थे, ऐसे इस सेमीकंडक्टर डिवाइस में किसी हीट की जरूरत नहीं होती ज्यादा। एकदम थोड़ी सी हीट जो कि तुम्हारा रूम टेम्परेचर है या लाइट या स्मॉल अप्लाइड वोल्टेज से
नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने शुरू हो जाते हैं, मतलब इजेक्ट होने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है, ठीक है। ज्यादा हीट की जरूरत नहीं पड़ती, जबकि वैक्यूम ट्यूब में बहुत ज्यादा हीट की जरूरत पड़ती थी। किसी वैक्यूम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, कोई कैथोड हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो जैसे ही तुम उसे ऑन करोगे, अच्छा कैथोड हीटिंग में क्या होता था, उसे ऑन करो और फिर वो थोड़ा टाइम लेता था, जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी अब्सॉर्ब करेंगे तब जाके वो शुरू होता था, पूरा प्रॉपरली मतलब स्टार्ट होता था डिवाइस। जैसे अगर तुम देखो तो कोई बहुत पुराना लाइट बल्ब हो या कुछ हो, स्ट्रीट लाइट जैसे होते हैं, तो वो थोड़ी देर तक हीट होते हैं, गर्म होते हैं, उसके बाद पूरी तरीके से चलने शुरू होते हैं, ठीक है। तो उसकी जरूरत नहीं थी, मतलब क्या, जैसे वैक्यूम ट्यूब में इस चीज की जरूरत थी कि भाई हीट होता था थोड़ी देर, उसके बाद फिर वो डिवाइस चलना शुरू होता था। आजकल वैसी जरूरत नहीं है, तुम बस ऑन करो और डिवाइस चलना शुरू हो जाता है। फोन को ऑन करो, स्विच ऑन करो और तुरंत में चलने लग जाता है, ठीक है। उसके बाद सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो होते हैं वो स्मॉल भी होते हैं साइज में, लो पावर लेते हैं और काफी लो वोल्टेजेस पे वर्क करते हैं, ज्यादा वोल्टेज इन्हें नहीं चाहिए वर्क करने के लिए। लॉन्ग लाइफ होती है और हायर रिलायबिलिटी होती है, जल्दी खराब भी नहीं होते। वैक्यूम ट्यूब वाले बहुत जल्दी खराब हो जाते थे। तो अब तक हमने क्या देखा, हमने देखा वैक्यूम ट्यूब वाले डिवाइसेस और सॉलिड स्टेट डिवाइसेस। सॉलिड स्टेट डिवाइसेस किसके बने होते हैं, सेमीकंडक्टर के बने होते हैं। कोई वैक्यूम नहीं चाहिए, कोई कैथोड हीटिंग नहीं चाहिए, काफी फास्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं, लॉन्ग लाइफ है, स्मॉल पावर, स्मॉल साइज, लो वोल्टेज, ठीक है। तो इसीलिए सेमीकंडक्टर्स जो है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अच्छा अब आ जाओ, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया है सॉलिड को। तो तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला मेटल्स, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मेटल्स की रेजिस्टिविटी, अच्छा मेटल्स की कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो मेटल्स की कंडक्टिविटी हाई होती है और रेजिस्टिविटी लो होती है, ठीक है, ये मेटल्स की बात कर रहा हूं। इंसुलेटर्स की बात करूं तो इंसुलेटर्स की कंडक्टिविटी बहुत ही लो होती है, ठीक है, और रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, क्लियर है। जबकि सॉरी, ये मैंने इंसुलेटर का सेमीकंडक्टर बना दिया। हाँ, तो इंसुलेटर्स की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होगी और कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा लो होगी। जबकि सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंसुलेटर्स से ज्यादा होगी लेकिन मेटल्स से कम होगी, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स की रेजिस्टिविटी मेटल्स से ज्यादा होगी बट इंसुलेटर्स से कम होगी, क्लियर है। मतलब सेमीकंडक्टर्स इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, मेटल और इंसुलेटर दोनों के बीच में लाई करते हैं। तुम खुद देखो, यहाँ पर इसका रेजिस्टिविटी 10⁻⁻² से -8 तक है, मेटल्स का कम है। जबकि इसका देखो इंसुलेटर का एकदम हाई है, 10⁸ और इसका सेमीकंडक्टर का 10⁵ से 10�0 तक है, मतलब मीडियम में। इससे रेजिस्टिविटी ज्यादा है बट मेटल से, इंसुलेटर से कम है, ठीक है। ऐसे ही कंडक्टिविटी देखो, कंडक्टिविटी इसकी सबसे हाईएस्ट है, इसकी सबसे लोएस्ट है 10⁻⁸ और इसकी मीडियम है सेमीकंडक्टर्स की, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स कहीं ना कहीं बीच में लाई करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, नॉन मेटल्स नहीं, इंसुलेटर्स के, ठीक है। इसके बाद एक और चीज है, देखो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि भाई आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 + α∆t। ये फॉर्मूला था जहां पे हमें क्या पता चलता था कि टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, किसका, मेटल्स का। तो मेटल्स के केस में क्या होता है कि जैसे जैसे तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे मेटल का जो रेजिस्टिविटी है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। बट सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा होता है, रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीजेस रैपिडली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करती है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स के केस में जो रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, जबकि मेटल्स में रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्लियर है। तो सेमीकंडक्टर्स का थोड़ा उल्टा है। और देखो, सेमीकंडक्टर्स हैव अ कंसिडरेबल लोअर नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम देन मेटल्स। जो चार्ज कैरियर्स है वो भी सेमीकंडक्टर्स में कम होते हैं एज कंपेयर टू मेटल्स, ठीक है। चार्ज कैरियर अब सबको क्लियर होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हालांकि सेमीकंडक्टर की केस में वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों होते हैं। अभी कंफ्यूज मत होना होल्स क्या है, आगे देखेंगे, लेकिन बस इतना समझ लो, चार्ज कैरियर जो कि करंट के फ्लो को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो मेटल्स में वो चार्ज कैरियर्स ज्यादा होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम, जबकि सेमीकंडक्टर्स में कम होते हैं मेटल से। अच्छा अब सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई कैसे करा है, तो यार केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे दो टाइप में क्लासिफाई किया है, एलिमेंटल और कंपाउंड।
एलिमेंटल मतलब जहां पर सिर्फ एक एलिमेंट हो सेमीकंडक्टर में, वो हो जाएगा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये अपने में ही एक सेमीकंडक्टर है, ठीक है। जबकि कुछ कंपाउंड सेमीकंडक्टर भी है, जैसे सीडीएस, कैडमियम सेलेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, सॉरी कैडमियम सल्फर, कैडमियम सेलेनियम, इंडियम फॉस्फोरस, तो ये सब इनऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर है। ऐसे ही ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर भी है कुछ, जैसे पॉलीपायरोल, पॉलीएनालाइन, पॉलीथायोपीन, तो ये सब ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सेमीकंडक्टर एक्चुअली। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर हो गया तुम्हारा सिलिकॉन और जर्मेनियम, उसके बाद कंपाउंड सेमीकंडक्टर हो गया कैडमियम सल्फर, गैलियम आर्सेनिक, तो ऐसे करके, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इन दो और टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स, कि उनमें कैसा चार्ज कैरियर है उसके बेसिस पे, ठीक है। तो दो आते हैं, एक तो पहला आ गया इंट्रिंसिक, दूसरा है एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स, जिनमें इम्प्योरिटी एकदम लेस देन वन हो इन पार्ट 10⁻⁻10, यानी कि ऑलमोस्ट प्योर, ऑलमोस्ट क्या, पूरा ही प्योर। तो एकदम प्योर सेमीकंडक्टर जो होता है उसे बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें जो चार्ज कैरियर्स होते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। अब देखते हैं होल्स क्या है। जैसे तुम्हारा एटम है, उस एटम के अंदर मान लो ये न्यूक्लियस है और ये एटम का ऑर्बिट है, ठीक है। इन ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, न्यूक्लियस को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं, लो। तो ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब थर्मली एक्साइट होके ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे, तब ये जो इलेक्ट्रॉन का स्पेस है ये वेकेंट हो जाएगा, ये यहां से खाली हो जाएगा। तो ये क्या क्रिएट कर देगा, ये एक होल क्रिएट कर देगा, ठीक है। तो ये भी एक चार्ज कैरियर है, और इस होल पे इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो जब तुम्हारा कोई फ्री इलेक्ट्रॉन निकलता है या कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट से निकलता है, तो वहां पर एक होल क्रिएट कर देता है जो कि तुम्हारा चार्ज कैरियर। अब बात यह है कि भाई ये चार्ज कैरियर बनेगा कैसे? चार्ज कैरियर तो वो हुआ जो चार्ज लेके फ्लो कर सके। तो ये इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री हो गए फ्लो करने के लिए, ये तो फ्लो कर सकते हैं, पर ये होल कैसे कंट्रीब्यूट करेगा इलेक्ट्रिसिटी बनाने में या इलेक्ट्रिक करंट बनाने में? तो जरा उस पर ध्यान देना। अब ये होल क्या करेगा कि कोई दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसको अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। या किसी दूसरे एटम में किसी दूसरे एटम के ऑर्बिट में ये इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को ये होल अट्रैक्ट करेगा। तो इस हिसाब से ये होल इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, खुद फिल हो जाएगा और यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाएगा। तो अब तुम देख सकते हो होल भी मूव कर रहे हैं, पहले ये होल यहाँ था, अब ये होल यहाँ आ गया है, ठीक है। तो ये भी चार्ज कैरियर है एक तरीके से। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि होल्स आर द वेकेंट प्लेसेस और वेकेंसीज क्रिएटेड बाय द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो दो टाइप के चार्ज कैरियर है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो कि एकदम प्योर सेमीकंडक्टर है, तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स भी होंगे, यानी कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स। क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकले उतने ही तो फ्री स्पेसेस बनेंगे ना, उतने ही तो होल्स क्रिएट होंगे ना। तो इनमें नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स आर इक्वल, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है होल्स आर इलेक्ट्रॉन वेकेंसीज विद एन इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अब आ जाओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें डोपिंग की जाए। डोपिंग मतलब उसमें इंप्यूरिटी ऐड की जाती है। इंप्यूरिटी मतलब ये नहीं कुछ गंदा उठा के ऐड कर दिया, नहीं। इंप्यूरिटी मतलब दूसरे एलिमेंट से ऐड किए जाते हैं, ठीक है। कौन से एलिमेंट ऐड किए जाते हैं? तो सर्टेन स्पेसिफिक इंप्योरिटी एटम्स, यानी कि कुछ एलिमेंट, गिने चुने एलिमेंट्स ऐड किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। और वो एलिमेंट कैसे होंगे? तो उनकी जो वैलेंसी है वो डिफरेंट होनी चाहिए जिसमें तुम ऐड कर रहे हो। दोबारा सुनना, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिनमें डोपिंग की जाए। डोपिंग मतलब इंप्योरिटी ऐड की जाए। कौन सी इंप्योरिटी ऐड करोगे? अच्छा, सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो ग्रुप 14 के होते हैं, ठीक है। ग्रुप 14 के होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो सेमीकंडक्टर ग्रुप 14 के होते हैं, तो इसमें तुम ग्रुप 14 वाले को छोड़ के, यानी कि वैलेंसी जिनकी 4 हो, उन एलिमेंट्स को छोड़ के दूसरे एलिमेंट्स को ऐड कर दो, ठीक है। तो वो तुम्हारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। दूसरे एलिमेंट्स को किसको ऐड करते हैं? तो जनरली हम ग्रुप 15 वाले एलिमेंट को ऐड करते हैं, या फिर ग्रुप 13 वाले एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो जब ग्रुप 15 या ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स को तुम ग्रुप 14 वाले एलिमेंट के साथ मिक्स करोगे, उसमें ऐड करोगे, तो 13 और 15 तुम्हारे क्या कहलाएंगे? इंप्योरिटी। दीज आर द इंप्योरिटीज, ठीक है। इन इंप्योरिटीज को हम इसमें ऐड करेंगे, तो इनकी वैलेंसी दूसरी है, ठीक है। तो डिफरेंट वैलेंसी वाले इंप्योर एटम्स को हम सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे, तो वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है?
अब देखो, ये वैलेंस बॉन्डिंग है, तुम्हें दिखाया है प्योर सेमीकंडक्टर का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। इसमें देखो सारे एलिमेंट्स 4 वैलेंसी वाले हैं, यानी कि ग्रुप 14 वाले हैं। ठीक है, और इनके बीच कोवैलेंट बॉन्डिंग हो रखी है, मतलब शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स, चार चार सबने शेयर कर रखे हैं, तो सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे करके कंप्लीट हो जाते हैं। क्लियर है? तो ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। इस केस में क्या होगा? इन केस में तुम्हारा, अच्छा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी नंबर डेंसिटी क्या होगी, उसका एक फॉर्मूला दे रखा है कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ईजी। माइनस ईजी क्या है? ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? द एनर्जी that is required to create a free electron is called ionization energy। यहाँ पे लिखा भी है, the process of setting free an electron from a covalent bond and the simultaneous creation of a hole requires a kind of ionization energy। कि उतनी एनर्जी जो कि तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से निकालने के लिए चाहिए, उस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए चाहिए, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो E is the charge on an electron, Eg is ionization energy, K is the Boltzmann constant and T is the temperature। और यहाँ पर सी एक कांस्टेंट है। ठीक है, इसकी वैल्यू तुम्हें हर एलिमेंट के लिए अलग अलग गिवन होगी। तो नंबर डेंसिटी कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स का, वो इस फॉर्मूले से मिलेगा, सी ई टू द पावर माइनस ईजी बाई 2 kT। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद इन केसेस में ये देखो, यहाँ पे देखो, जैसे ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, बाहर निकल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। कैसे एक्साइट हुआ? थर्मली एक्साइट हुआ, मतलब रूम टेम्परेचर से जनरली एक्साइट हो गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर एक क्या क्रिएट हो जाएगा? होल क्रिएट हो जाएगा, होल एट साइट 1। ठीक है, ऐसे कुछ काम करता है सेमीकंडक्टर के अंदर, कुछ ऐसा प्रोसेस होता है। अच्छा, इसके बाद इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ होल, सॉरी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी इक्वल टू होल डेंसिटी। क्योंकि देखो, एक इलेक्ट्रॉन अगर बना है तो उसके बदले एक ही होल भी क्रिएट हुआ है, तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स क्रिएट होंगे, यानी कि हमेशा नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स के इक्वल रहेगा। या तो इसे हम ऐसे भी बोल देते हैं कि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर डेंसिटी कंसेंट्रेशन के इक्वल रहेगा। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन यानी कि एनआई के इक्वल रहेगा ये दोनों। ठीक है, अब आ जाओ होल्स एज अ पॉजिटिव चार्ज, ये तो ऑलरेडी बता दिया है। और देखो, ये मैं वो बात कर रहा हूँ कि ये देखो, इसने वापस से, अब ये होल्स देखो कैसे मूव कर रहे हैं। पहले ये होल यहाँ पर था साइड 1 पे, और इसका फ्री इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ चला गया था। अब देखो, इस होल ने इस वाले इलेक्ट्रॉन से, इधर से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लिया, तो इसमें इलेक्ट्रॉन चला गया, और अब होल कहाँ बन गया? यहाँ पे बन गया। तो इस हिसाब से तुम देख सकते हो होल्स भी मूव कर रहे हैं, इधर से इधर मूव कर गया ये होल, है कि नहीं? तो होल्स भी एक चार्ज कैरियर है। अच्छा, और अब सुनो, अब टोटल करंट कितना हुआ करेगा? क्योंकि तुम जानते हो कि करंट जो होता है वो चार्जेस का फ्लो होता है, और सेमीकंडक्टर में दो टाइप के चार्ज फ्लो करते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और दूसरा होल। क्लियर है? तो जो टोटल करंट होगा वो इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट दोनों के इक्वल होगा, यानी कि आई ई प्लस आई एच के। क्लियर है? अच्छा देखो, एक्चुअल में क्या था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कुछ लिमिटेशन भी है। जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, तो प्योर सेमीकंडक्टर की क्या लिमिटेशन है कि इनमें चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन काफी कम होता है। मतलब इनमें जो चार्ज कैरियर्स है वो काफी कम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लो होती है। तो ये एक सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। दूसरी चीज, इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में हमेशा जो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं वो थर्मली जनरेट होते हैं, मतलब चार्ज कैरियर्स हमेशा थर्मली जनरेट होते हैं। तो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कितने जनरेट होंगे या कितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहना चाहिए एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। वो तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो टेम्परेचर कंट्रोल करेगा। तो ये भी एक लिमिटेशन है कि हम इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो अथॉरिटी ही नहीं है। वो अथॉरिटी, वो होल्ड जो है वो टेम्परेचर के पास है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उतने थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और उतना ज्यादा उसका नंबर डेंसिटी होगा। तो ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी चीज, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन इक्वल टू एन एच होता है। ठीक है, तो जब तुम्हारा होल इलेक्ट्रॉन के इक्वल हो तो दे कैन नॉट हैव प्री डोमिनेंट होल और इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन, दिस, सॉरी, इलेक्ट्रॉन, दे डू नॉट हैव प्रीडोमिनेंट होल और इलेक्ट्रॉन कंडक्शन, दिस पुट्स अ लिमिट टू द यूजफुलनेस ऑफ सच मटेरियल्स। जब तुम्हारे पास ऐसा हो कि इलेक्ट्रॉन्स होल्स के इक्वल हो, मतलब तुम ये तय नहीं कर सकते कि तुम्हारे सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स की तुम ज्यादा रखना चाहते हो या होल्स की तुम ज्यादा रखना चाहते हो, तो वो ज्यादा यूजफुल नहीं होगा सेमीकंडक्टर। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए कभी कभी कोई डिवाइसेस पढ़ोगे तुम, जिनमें कि ये जरूरी है कि होल्स, उनमें जो कंडक्टर हो, चार्ज कैरियर हो, वो होल्स हो, ना कि इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे केसेस में फिर तुम ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें तो जितने होल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। क्लियर है? तो ये उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो अब इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए सबसे मेन बात क्या है कि तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन सा चार्ज कैरियर कितना रहेगा, यही सबसे मेन लिमिटेशन है।
क्योंकि कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इसी वजह से लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी रहेगी, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने होल्स, मतलब काफी कम रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वगैरह, तो लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। तो ये सब लिमिटेशन है। तो इन लिमिटेशन को कंट्रोल करने के लिए ही डोपिंग लाया गया। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग में क्या करते हैं कि एक इंप्योरिटी को, डिजायरेबल इंप्योरिटी को, यानी कि या तो ग्रुप 15 या ग्रुप 13 एलिमेंट्स, चुने हुए एलिमेंट्स को हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में मिक्स करते हैं। इससे क्या होता है? उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है उसकी कंडक्टिविटी? अभी बताता हूं, देखो। जैसे मान लो तुम्हारे पास 14th ग्रुप का सेमीकंडक्टर है, इसमें अगर तुमने 15th का एलिमेंट ऐड कर दिया, जैसे ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है, देखो ये सारा 14th ग्रुप का था एटम, इसमें तुमने एक पेंटावेलेंट एटम डाल दिया जिसकी वैलेंसी 5 होती है। तो अब क्या होगा? इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स तो आएंगे ही, प्लस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा। वो 4 इलेक्ट्रॉन्स तो चारों के साथ बॉन्डिंग कर लेंगे, और एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया तुम्हारे पास, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे सोचो कितने सारे पेंटावेलेंट एटम्स ऐड होंगे। तो इससे क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी। तो यहां पर तुमने कंडक्टिविटी को बढ़ा दिया। पेंटावेलेंट एटम ऐड करने की वजह से ये 5 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा, 5 में से 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, और जो एक बच जाएगा वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। और ऐसे ढेर सारे एटम्स इंप्योरिटी ऐड करोगे तो इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ऐसे ही देखो, जब तुम एक ट्राईवैलेंट यानी कि 13 ग्रुप के एलिमेंट को ऐड करते हो तो इसकी वैलेंसी 3 होगी, 3 होंगी तो 3 तो बॉन्ड बना लेंगे इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का स्पेस खाली रह जाएगा, यानी कि होल बन जाएगा। तो अब इसमें भी चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन बढ़ गया, यानी कि इसकी कंडक्टिविटी भी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इसमें होल्स ज्यादा हो गए। और एक और चीज, इधर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे नंबर डेंसिटी ऑफ होल से, जबकि इधर नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स ज्यादा होंगे नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी इधर ज्यादा है, इसीलिए इसे बोला जाता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, यानी नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर। और इधर होल्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसीलिए इसे बोला जाता है पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर, यानी कि पी टाइप सेमीकंडक्टर। क्लियर है? तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो तुम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे, जब एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना हो तो पेंटावेलेंट इंप्योरिटी ऐड करोगे। एन टाइप वाले में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स। पेंटावेलेंट वाले में, सॉरी ट्राइवेलेंट वाले में या पी टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। क्लियर है? तो यही बातें तुम्हें समझाइए। अच्छा, जिस इम्प्योरिटी को तुम ऐड कर रहे हो उस इम्प्योरिटी को बोलते हैं डोपेंट। ठीक है? और जब सेमीकंडक्टर में ऐड कर दोगे तो वो सेमीकंडक्टर बन जाएगा एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर उसे बोलेंगे। क्लियर है? तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर भी समझ में आ गया होगा इधर से। अच्छा, जर्मेनियम और सिलिकॉन तो तुम्हारा ग्रुप 14 का हो गया। इसमें कौन कौन सी इंप्योरिटी ऐड कर सकते हो अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो? एन टाइप बनाने के लिए मतलब नेगेटिव टाइप, नेगेटिव टाइप मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि ग्रुप 15 वाला ऐड करोगे। तो ग्रुप 15 में कौन कौन से होते हैं? आर्सेनिक, फॉस्फोरस, सेलेबियम, ये सब होते हैं। ठीक है? तो इन सबको ऐड करोगे तो तुम्हारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो उसमें फिर ग्रुप 13 बैरियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, गैलियम, इन सबको ऐड करो तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्लियर है? अच्छा, एक और चीज देखो, एन टाइप मटेरियल को तुम ऐसे समझ सकते हो कि उसका एक फिक्स्ड कोर होता है जिसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज होगा अलोंग विद इट्स एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन। एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। नेगेटिव टाइप मतलब तुम 15th ग्रुप वाला लाके ऐड किया है, तुमने 15th ग्रुप वाला इंप्योरिटी ऐड करा है 14th वाले में। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन्स उधर ज्यादा होंगे, तो यहां पर देखो एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है सबके पास, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो कोर होगा, इस कोर को तुम बोल सकते हो प्लस चार्ज होता है इस पे, क्योंकि एक इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इधर एक प्लस चार्ज होगा। और इसलिए इस कोर को बोला गया है डोनर कोर। डोनर क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक इसके पास फ्री है, ये डोनेट कर सकता है। ठीक है? ये डोनेट कर सकता है। डोनेट मतलब डोनेट नहीं, एक्चुअली डोनेट तो केमिकल बॉन्डिंग में करेगा, बट डोनेट कर सकता है कंडक्शन में, कंडक्शन में पार्ट लेने के लिए इसे डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसे बोला गया डोनर कोर। जबकि जब तुम्हारा पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा, जब तुमने 13th ग्रुप वाला ऐड किया है 14th ग्रुप में, ठीक है, 13 ग्रुप वाला ऐड किया है 14th ग्रुप में, तो ये एक होल लेकर आएगा। तो इन सबके पास देखो होल होगा, इस कंडक्टर में होल्स ज्यादा होंगे, और इनका जो कोर होगा यानी कि जो एटम होगा उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा, इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज रहेगा। इसीलिए इसे बोला गया एक्सेप्टर कोर। क्यों एक्सेप्टर कोर? ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर सकता है, इसके पास होल है, इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है। ठीक है? इसीलिए इसे बोला गया एक्सेप्टर कोर, जबकि ये डोनेट कर सकता है, इसीलिए इसे बोला गया डोनर कोर। क्लियर है? यानी कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर में तुम्हें कैसा कोर देखने को मिलेगा? पी टाइप का कोर, पॉजिटिव कोर देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रॉन्स साथ होंगे उसके।
जबकि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर में, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तुम्हें नेगेटिव कोर देखने को मिलेगा, ये नेगेटिव कोर देखने को मिलेगा और उसके साथ होल्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पे कैसा कोर देखने को मिलेगा, पॉजिटिव। क्लियर है? ये सब अब डिलीट हो गया है तो ये सब नहीं पढ़ना है हमें। अब देखो, एनर्जी बैंड वगैरह ये सब कुछ समझने वाली बातें हैं, ये थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, द हाईएस्ट एनर्जी बैंड फिल्ड विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंस बैंड। द लोएस्ट अनफिल्ड अलाउड एनर्जी बैंड नेक्स्ट टू द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। ये देखो, ये समझना होता क्या है एक्चुअली। तुम्हारे पास ये एनर्जी एक्चुअली ऐसे एनर्जी बढ़ता है ऊपर की तरफ, जरा इसमें समझना होता क्या। ये है तुम्हारा वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड मतलब जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और ये है बीच का एनर्जी गैप, एनर्जी गैप या ईजी। तो इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जब इस ईजी जितनी एनर्जी मिल जाएगी, तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी लेके यहां से जंप कर जाएंगे, और जंप करके ये पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में पहुंच जाने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए, अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बन गए और ये कंडक्शन में पार्ट ले सकते हैं। तो वैलेंस बैंड क्या हो गया, वैलेंस बैंड वो एनर्जी है। बैंड मतलब क्या, बैंड मतलब एक ऐसे कुछ विड्थ, ठीक है, बैंड मतलब एक सर्टेन रेंज। तो वैलेंस बैंड हो गया कि उतनी एनर्जी जितनी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है, जितनी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पास होगी उतनी एनर्जी का बैंड है ये, ठीक है। तो इतनी एनर्जी यहां से लेकर यहां तक की एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास होती है। उसके बाद अगर तुमने उसे एनर्जी गैप जितनी एनर्जी और दे दी, तो ये क्या करेगा, जंप कर जाएगा यहां से और जंप करके कहां पहुंच जाएगा, कंडक्शन बैंड में। कंडक्शन बैंड में ये फ्री हो जाता है मूवमेंट के लिए, कंडक्ट कर सकता है अब ये इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? तो वैलेंस बैंड क्या है, वैलेंस बैंड वो एनर्जी बैंड है जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। कंडक्शन बैंड क्या है, कंडक्शन बैंड वो बैंड है जहां पर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। और इन दोनों के बीच का जो गैप होता है, यानी कि जितनी एनर्जी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को चाहिए फ्री इलेक्ट्रॉन बनने के लिए, दैट इज कॉल्ड एनर्जी गैप, ईजी। यही लिखा हुआ है, द गैप बिटवीन द वैलेंस band and bottom of the conduction band in which no allowed energy levels for electrons can exist is called energy band gap और energy gap। कि इसके बीच में और कोई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट भी नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होगा कि कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल गया पर वो कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचा, यानी कि यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। इस लेवल में कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ गई होगी कि वैलेंस बैंड क्या होता है, कंडक्शन बैंड क्या होता है और एनर्जी गैप क्या है। अगर ये क्लियर हो गया है तो अभी देखो आगे समझो। वैलेंस बैंड क्या हो गया, वैलेंस बैंड एनर्जी का वो बैंड है जहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को कितनी एनर्जी चाहिए, इक्वल टू द एनर्जी गैप। क्लियर है? अब देखो, मेटल्स, here the last occupied band called conduction band is partially filled with electrons. Two types of band structure are found in metal. metals में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है, मतलब थोड़ा सा फिल्ड होता है, ठीक है। दो टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, इधर देयर इज एनर्जी गैप बिटवीन द कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस बैंड एंड द पार्शियली फिल्ड कंडक्शन बैंड, जैसे कि यहां पर। इसमें देखो, तुम्हें ये दिखाने की कोशिश करिए कि यहाँ पर जो कंडक्शन बैंड है वो पार्शियली फिल्ड होगा, यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर होंगे, बट इनके बीच एक एनर्जी गैप रहेगा। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एक एनर्जी गैप रहेगा। ये किन किन मेटल्स में होता है, तो अल्कलाई मेटल्स में होता है, ठीक है, या नोबल मेटल्स में होता है, या फिर थर्ड ग्रुप एलिमेंट के केस में ऐसा होता है। थर्ड ग्रुप मेटल, नोबल मेटल्स या अल्कलाई मेटल्स के केस में एक एनर्जी गैप एग्जिस्ट करता है और इनका कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड होता है। क्लियर है? दूसरे टाइप क्या एग्जिस्ट करता है, दूसरा टाइप एग्जिस्ट करता है कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड्स पर पार्टली ओवरलैप। इनके कंडक्शन और वैलेंस बैंड ओवरलैप करते हैं, जैसे यहां पर देखो, ये देखो, ये ओवरलैपिंग है। यहां पर कंडक्शन, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड और नीचे वाला वैलेंस बैंड देखो ओवरलैप कर रहे हैं इस एरिया में, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ये देखो यहां पर ओवरलैप कर रहे हैं। तो दो टाइप के मेटल्स में स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, एनर्जी बैंड डायग्राम दो टाइप के देखने को मिलते हैं मेटल में। एक तो जिनमें एनर्जी गैप होता है, दूसरा जिसमें ओवरलैपिंग होती है कंडक्शन बैंड और
वैलेंस बैंड की। क्लियर है? ऐसा किन मेटल्स में देखने को मिलता है? तो लाइक बेरिलियम, मैग्नीशियम, इन दोनों, जिंक, इन सब मेटल्स में तुम्हें ओवरलैपिंग बैंड देखने को मिलेगा। क्लियर है? कुछ बातें और हैं, ये हालांकि एटम्स और न्यूक्लियर चैप्टर में है, बट यहां पर भी लिखा हुआ है तो समझ लो। द हाइएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड filled up with electrons at absolute zero is called Fermi level. हाईएस्ट एनर्जी लेवल किसमें? कंडक्शन बैंड में, जो कि फिल्ड हो इलेक्ट्रॉन से एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, उसे बोलते हैं फर्मी लेवल। कि जब तुम्हारा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, उस टाइम पर जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल फिल हो सकती है कंडक्शन बैंड में, उसे बोलेंगे फर्मी लेवल। और इस फर्मी लेवल की जो भी एनर्जी होगी उसे बोलेंगे फर्मी एनर्जी। ठीक है? क्या बोला, दोबारा समझो। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल फिल हो सकता है कंडक्शन बैंड में, उसे बोलेंगे फर्मी लेवल। और फर्मी लेवल की कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होती है दैट इज फर्मी एनर्जी, यानी कि फर्मी लेवल की जो एनर्जी होती है दैट इज फर्मी एनर्जी। अच्छा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि बहुत ही स्लाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि बहुत कम एनर्जी लेके इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो फर्मी लेवल से जस्ट ऊपर पहुंच जाते हैं और अब वो फ्री हो जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। सबसे पहले तो देखो ये क्लियर रखना कि फर्मी लेवल होता क्या है। फर्मी लेवल इलेक्ट्रॉन के, सॉरी, फर्मी लेवल वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच एक लेवल होता है। ठीक है? जैसे लेट्स से ये कंडक्शन बैंड है, ये कंडक्शन बैंड है, और ये वैलेंस बैंड है। तो फर्मी लेवल यहां कहीं होता है। ठीक है? बीच में कहीं, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के। बट मेटल्स के केस में क्या होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप करता है। तो यहाँ पे इनका फर्मी लेवल, लेट्स से ये कंडक्शन बैंड है, और क्योंकि ये ओवरलैप करता है वैलेंस बैंड के साथ, ये तुम्हारा पूरा इतना वैलेंस बैंड है, तो ओवरलैप करता है, तो इनका फर्मी लेवल कुछ यहाँ होता है बीचों बीच। तो हल्का सा भी अगर कोई फर्मी लेवल से ऊपर चला जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाता है और वो वहां पे फ्री हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। वही बात लिखी हुई है कि many electrons after gaining a slight amount of energy from any source get excited to the empty energy levels lying immediately above the Fermi level and become free to conduct electricity. और फर्मी लेवल क्या है? फर्मी लेवल इज द मैक्सिमम एनर्जी लेवल, हाईएस्ट एनर्जी लेवल, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन मिल सकता है कब? जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हो वो सब्सटेंस। ठीक है? तो जब एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर हो, तब कंडक्शन बैंड में हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो फील्ड होगा दैट विल बी द फर्मी लेवल। द हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन द कंडक्शन बैंड filled with electrons at absolute zero is called फर्मी लेवल। और इस फर्मी लेवल से ज्यादा, हल्की सी भी ज्यादा एनर्जी मिल जाएगी, तो वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। इसी वजह से मेटल्स जो होते हैं, वो उनके थ्रू बहुत ही कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे भी, बहुत ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे भी करंट फ्लो करने लगता है। क्लियर है? ये देखो, ये इंसुलेटर का बताया हुआ है कि इंसुलेटर का एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा होता है। इसी वजह से कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर पहुंच ही नहीं पाता है, कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाता है। तो इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। जबकि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, ये देखो, सेमीकंडक्टर में ये लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो यहाँ पर फिर भी एक पॉसिबिलिटी है कि अगर तुम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कंडक्शन होगा। ठीक है? तो ये बैंड, एनर्जी बैंड डायग्राम था मेटल्स के लिए दो टाइप का, जहां पर एक में एनर्जी गैप होगा कुछ सफिशिएंट, और दूसरे में क्या है कि दूसरे में आ, तुम्हारा ओवरलैप करेंगे, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप करेंगे। जबकि इसमें देखो, इंसुलेटर की केस में, इंसुलेटर के केस में इनके बीच में एनर्जी गैप काफी ज्यादा होगा, greater than 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसीलिए कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाता। और इस केस में लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। क्लियर है? सेमीकंडक्टर की केस में। उसके बाद ये तुम्हें एनर्जी बैंड डायग्राम दे रखा है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही होल्स होंगे। तो इसमें देखो, इसके केस में एनर्जी गैप में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से कंडक्शन, सॉरी, वैलेंस बैंड से, ईवी है, वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स उठ के यहाँ पे ईसी कंडक्शन बैंड में चले गए हैं। ई मतलब एनर्जी, एनर्जी ऑफ द कंडक्शन बैंड, क्योंकि ये एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को डिनोट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी यहाँ पे इक्वल थी वैलेंस बैंड के, और जब उसने एनर्जी गैप
अब्जॉर्ब कर लिया एनर्जी गैप, जितना एनर्जी अब्जॉर्ब कर लिया, तो अब वो इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जाएंगे कंडक्शन बैंड में और वहां पर उनकी एनर्जी होगी ईसी। ठीक है, तो देखो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, तो देखो 4 ही होल भी क्रिएट हुए हैं, यानी कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। क्लियर है? और जीरो केल्विन पे यानी कि जब टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं होता तो सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करता है? लाइक ए इंसुलेटर। कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है कंडक्शन बैंड में, एक भी नहीं है। क्लियर है? तो जब जीरो केल्विन होगा यानी कि टेम्परेचर काफी कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी कहां से मिलेगी? एनर्जी भी तो चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को वहां पहुंचने के लिए। तो वो एनर्जी मिलती है थर्मल एनर्जी, यानी कि रूम टेम्परेचर से। तो रूम टेम्परेचर के लिए टेम्परेचर जीरो केल्विन से तो ज्यादा होना चाहिए ना, तभी वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में पार्ट ले सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है? तुम 15th वाले ग्रुप को ऐड करते हो, मतलब इलेक्ट्रॉन्स देते हो। वैसे भी एन टाइप नाम से ही है नेगेटिव टाइप, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर होंगे, मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे। तो इसमें देखो इलेक्ट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स देख सकते हो कितने ज्यादा, जबकि होल्स कितने क्रिएट हुए हैं? बस 4। यानी कि बाकी इलेक्ट्रॉन्स कहां से आए हैं? बाकी इलेक्ट्रॉन्स 15th ग्रुप से आए हैं, इंप्योरिटी से आए हैं, डोपेंट से आए हैं। क्लियर है? ऐसे ही पी टाइप देखो, पी टाइप में देखो इलेक्ट्रॉन्स कम है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है, लेकिन देखो होल्स कितने ज्यादा है। और ये होल्स कहां से आए हैं? ये इंप्यूरिटी से आए हैं, ट्राइवेलेंट एटम से आए हैं। क्लियर है? तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम है। इसके बाद तुम्हें डिफरेंस दे रखा है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टिंग क्रिस्टल होते हैं, टेट्रावेलेंट क्रिस्टल होते हैं, जबकि एक्सट्रिंसिक में इंप्यूरिटी ऐड की जाती है थर्ड या फिफ्थ ग्रुप से। इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है, इंट्रिंसिक की लो होती है। देयर इज नो परमिटेड एनर्जी स्टेट बिटवीन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई भी बीच का स्टेट नहीं होता वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में, जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में there is permitted energy state of the impurity atom between the valence and conduction band। उसके बाद देखो और क्या बोला है? the number of free electrons is equal to the number of holes in intrinsic, but extrinsic में number of holes ज्यादा होंगे in case of p type और number of electrons ज्यादा होंगे in case of n type। क्लियर है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो पूरा पूरा किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी टेम्परेचर पे तो डिपेंड करता ही करता है, प्लस डोपेंट कंसंट्रेशन, तुमने कितनी डोपिंग करी है, कितनी ज्यादा डोपिंग करी है। अगर ज्यादा डोपिंग करी है तो ज्यादा चार्ज कैरियर होंगे, ज्यादा चार्ज कैरियर मतलब ज्यादा कंडक्टिविटी, इस बात पे डिपेंड करता है। उसके बाद ये पढ़ लेना एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर के बीच का डिफरेंस। एन टाइप वाले में तुम ग्रुप 5 ऐड करोगे, पी टाइप वाले में ग्रुप 3 ऐड करोगे। यहाँ पर तुम्हारे पास डोनर्स होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यहाँ पर तुम्हारे पास एक्सेप्टर होंगे और होल्स ज्यादा होंगे। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी चार्ज कैरियर होंगे, होल्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, जबकि पी टाइप में होल्स मेजोरिटी और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी। एनी ग्रेटर देन एनएच एंड एनएच ग्रेटर देन एनी, यही सब बातें लिखी हैं। ठीक है? होल्स के बारे में बता दिया, दोबारा जानने जैसा नहीं है। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर चैप्टर 3 में ही पढ़ा था, म्यू इज इक्वल्स टू वीई, वहां से डेफिनेशन वगैरह देख लेना। ठीक है? हालांकि एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ चार्ज कैरियर इन अ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी। कि कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो एक्वायर करेगा इन यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो 1 हो जाएगा, तो कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल होगा, वही होगा इसका मोबिलिटी। ठीक है? यही बात बोली है। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वगैरह ये सब देखो, ये बस वही फॉर्मूला है, आई इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी वगैरह। तो उसमें बस करंट की जगह पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन करंट प्लस होल करंट दोनों लेना है, और ये वैसे डिराइव करा हुआ है। ठीक है? हालांकि इन सब की जरूरत नहीं है ज्यादा पढ़ने की। टेम्परेचर के बारे में बता ही दिया था कि कंडक्टिविटी कैसे टेम्परेचर के साथ वो करेगी। टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेगा तुम्हारी कंडक्टिविटी भी उतनी इंक्रीज करेगी। अब तुम्हें याद आ रहा होगा वहां पे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बताया था, तो वो रेजिस्टिविटी के साथ बताया था कि टेम्परेचर जितना इंक्रीज करेगा रेजिस्टिविटी उतनी डिक्रीज करेगी, तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी ना, तो वही बात बोली है। ठीक है? और टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ कंडक्टिविटी क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। चार्ज कैरियर फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं बस बल्कि होल्स भी, यानी कि टोटल चार्ज कैरियर टेम्परेचर बढ़ाने के साथ चार्ज कैरियर बढ़ते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ती है। जबकि मेटल सी केस में क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से चार्ज कैरियर तो बढ़ते हैं, तो कंडक्टिविटी बढ़ती है थोड़ी सी, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से उनके बीच कोलिजन इतने ज्यादा होते हैं कि रेजिस्टिविटी फिर से बढ़ जाती है, यानी कि कंडक्टिविटी घट जाती है। ठीक है? तो जहां पे टेम्परेचर बढ़ाने से उधर भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़े थे और कंडक्टिविटी बढ़ गई थी, वहीं पे टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स भी तो ज्यादा हो रहे थे,
तो कंडक्टिविटी बहुत कम हो गई थी, जिसकी वजह से इन दोनों का रिजल्ट कम आया था, कंडक्टिविटी कम हो जाती थी। ठीक है, यानी कि क्या बोला मैंने कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेटल्स की रेजिस्टिविटी बढ़ती है। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी बढ़ती है, कंडक्टिविटी कम होती है। सेमीकंडक्टर्स में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टिविटी घटती है, कंडक्टिविटी बढ़ती है। क्लियर है? अब आ जाओ फोटो कंडक्टिविटी। द इंक्रीज इन द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स ऑफ सुटेबल एनर्जी ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड फोटो कंडक्टिविटी। कि जब तुम किसी भी एक सेमीकंडक्टर के सरफेस पे इंसिडेंट फोटॉन्स डालोगे जिनकी सूटेबल कुछ एनर्जी होगी, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, और उसी को बोलते हैं फोटो कंडक्टिविटी। इस इंक्रीज इन कंडक्टिविटी के प्रोसेस को बोलते हैं फोटो कंडक्टिविटी। समझना जरा कि बोला क्या है। जब तुम एक सेमीकंडक्टर के सरफेस पे फोटॉन्स डालोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ना, तो इसके अंदर वो एनर्जी अब्सॉर्ब करके वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलेंगे ना, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे ना कुछ एनर्जी अब्सॉर्ब करके। अच्छा, अगर ज्यादा एनर्जी की डाल दोगे फिर तो वो एकदम ही इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे सरफेस से। तो सरफेस से बाहर नहीं निकालना है, बस इतनी एनर्जी की देनी है लाइट कि उस अंदर ही अंदर, मतलब वो बस अपने फ्री ऑर्बिट से फ्री हो जाए, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाए। ठीक है, बाहर आने की जरूरत नहीं है, इजेक्ट एमिट होने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन्स को, सिर्फ वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन जाए, तो उसकी कंडक्टिविटी में इंक्रीज हो जाएगा, और इसी को बोलेंगे फोटो कंडक्टिविटी। तो ये कॉन्सेप्ट किस में यूज होता है? ये कॉन्सेप्ट यूज होता है एलडीआर में, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर में। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? ऑटोमेटिक लाइट कंट्रोल सर्किट। होता क्या है कि देखो, जब मान लो तुम्हारा एक रूम है, ठीक है, इस रूम में लेट्स से एक बल्ब लगाया हुआ है, और वो बल्ब स्मार्ट बल्ब है। अब ये स्मार्ट बल्ब काम कैसे करता है? मान लो दिन है, तो दिन में इस रूम में लाइट आएगी, बहुत सारी सनलाइट आएगी। वो सनलाइट इस और इस बल्ब से एक सेंसर भी लगा होगा, इसके पास ही एक सेंसर भी लगा होगा, या तो बल्ब के अंदर होगा या उसके पास लगा होगा सेंसर। तो क्या होगा? ये लाइट आएगी उस और उस सेंसर में सेमीकंडक्टर होगा, यानी कि ये एलडीआर सर्किट होगा। तो उस सेमीकंडक्टर में अपने आप ही इस लाइट की वजह से फोटोन्स जैसे ही उसके ऊपर पड़ेंगे फोटॉन्स, तो उसके अंदर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो इसके अंदर एक सेंसर होगा जो कि सेंस कर लेगा कि अभी कंडक्टिविटी बढ़ गई है सर्किट में। कंडक्टिविटी बढ़ गई है मतलब ऑलरेडी यहाँ पर लाइट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या मैसेज भेजेगा इस बल्ब को कि अभी इस बल्ब के अंदर करंट को कम कर देते हैं, यानी कि इस बल्ब का वोल्टेज कम कर देते हैं, तो बल्ब हल्का जलेगा, धीमा जलेगा, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी। समझ में आ रही है बात? और जैसे ही फिर रात होगी, जैसे ही फिर रात होगी, ये रेज कम हो जाएंगे, तो इस सेंसर पे पड़ती हुई लाइट बंद हो जाएगी, यानी कि सेंसर में रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि कंडक्टिविटी इसकी घट जाएगी। तो ये सिग्नल भेजेगा बल्ब को अब कि मेरी कंडक्टिविटी घट गई है, मेरे अंदर चार्ज कैरियर्स घट गए हैं, यानी कि लाइट आनी बंद हो गई है, अंधेरा हो गया है, तो अब ये बल्ब तेज ग्लो करेगा। क्लियर है? तो अब ये बल्ब तेज ग्लो करेगा। यही है एलडीआर सर्किट का काम। समझ में आया कॉन्सेप्ट कि नहीं आया? कि जब लाइट होगी तो उसके ऊपर फोटॉन्स पड़ेंगे तो उसके अंदर चार्ज कैरियर ज्यादा बनने लगेंगे। चार्ज कैरियर ज्यादा बनने लगेंगे तो वो मैसेज भेजेगा बल्ब को कि मेरे अंदर चार्ज कैरियर ज्यादा बन रहे हैं, मतलब बाहर लाइट ज्यादा है, तो अपनी पावर थोड़ी सी कम कर लो, अपना लाइट कम कर लो ताकि इलेक्ट्रिसिटी सेव हो पाए। और जब रात हो जाएगी, जब उसके ऊपर कोई फोटॉन्स नहीं गिरेंगे, तो उसके अंदर जो चार्ज कैरियर का कंसेंट्रेशन है वो गिर जाएगा, कम हो जाएगा, तो वो मैसेज भेजेगा बल्ब को कि अब रात हो गई है, फोटॉन्स नहीं गिरने मेरे ऊपर, मतलब तुम अपनी इंटेंसिटी बढ़ा लो। ठीक है, तो ऐसे काम करता है एलडीआर सर्किट कुछ। अब इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक शुरू हो जाता है यहाँ से, पीएन जंक्शन। ठीक है, अब पीएन जंक्शन को समझना, पीएन जंक्शन होता क्या है? इट इज अ सिंगल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिंगल क्रिस्टल होगा किसका? जर्मेनियम और सिलिकॉन का। डोप्ड करेंगे ऐसे, कुछ ऐसे डोप करेंगे कि उसका हाफ पोर्शन पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करे और दूसरा हाफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसीलिए इसे बोला गया पीएन जंक्शन। यानी कि एक ऐसा सेमीकंडक्टर का पीस जिसमें इसका आधा सेमीकंडक्टर एन टाइप हो और आधा सेमीकंडक्टर पी टाइप हो। ठीक है, और ये जो बनाया जाता है ना, जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही होगी उसी टाइम में पीएन जंक्शन डायोड बनाया जा सकता है, मतलब कि उसमें आधा पी टाइप हो और आधा एन टाइप हो, यानी कि इसमें इस और ये सिंगल क्रिस्टल होना चाहिए। सिंगल क्रिस्टल मतलब पूरा एक होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि तुमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर ले लिया और दोनों को जोड़ दो, दोनों को ऐसे बाहर से फेविकॉल से जोड़ दो, नहीं, तब ये पीएन जंक्शन नहीं बनेगा।
बनाते टाइम ही तुम्हें सेमीकंडक्टर ऐसा बनाना है कि उसी एक पीस के अंदर ही आधा पी टाइप हो और आधा एन टाइप हो। क्लियर है? यानी कि इसमें डोपिंग ऐसे करनी है कि आधे हिस्से में डोपिंग करेंगे हम एन टाइप बनाना है तो 15th ग्रुप से, और आधे हिस्से में डोपिंग करेंगे 13th ग्रुप से। ठीक है, तो इनके बीच में जो एक बाउंड्री बनेगी उसी को बोलेंगे पीएन जंक्शन। यही होता है पीएन जंक्शन, एक तरफ पी टाइप दूसरी तरफ एन टाइप और दोनों ज्वाइंट है, तो दिस इज पीएन जंक्शन। ठीक है, समझ में आया? सबसे पहली बात जरूरी क्या है कि सिंगल क्रिस्टल पे होना चाहिए। सिंगल क्रिस्टल में जब हाफ पोर्शन पी टाइप और हाफ एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा तो उसे बोलेंगे पीएन जंक्शन। ठीक है, वही बात लिखी हुई है कि पीएन जंक्शन को ऐसे नहीं बना सकते कि तुमने एक पी टाइप सेमीकंडक्टर के बगल में काफी क्लोज कॉन्टैक्ट में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर रख दिया, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, वो कंटिन्यूस बिहेव नहीं करेगा। वो सारे के सारे मस्ट बी ग्रोन ऑन अ सिंगल सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल, एक क्रिस्टल पे बनने चाहिए। और ये जो पीएन जंक्शन है ये तुम्हारा की है, काफी सारे की मतलब काफी इंपॉर्टेंट डिवाइस है सारे सर्किट्स के लिए। ठीक है, पीएन जंक्शन ट्रांजिस्टर में हो गया, डायोड में हो गया, रेक्टिफाइंग डायोड में, ट्रांजिस्टर में, इन सब में यही पीएन जंक्शन यूज होता है। ठीक है, A p-type or n-type silicon crystal can be obtained by adding suitable acceptor or donor impurity into silicon melt while growing a crystal. These crystals are cut into thin slices called wafers. Semiconductor devices are usually made on these wafers. बनाते कैसे हैं? एक p टाइप या n टाइप सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं, उसमें डोनर इंप्योरिटीज हम ऐड करेंगे और मेल्टेड फॉर्म में ही मैंने बोला ना, अलग से बना के ऐड नहीं करना है कि p टाइप बना लिया n टाइप बना लिया और दोनों को जोड़ दिया, ऐसे नहीं। जब मेल्ट होगा सिलिकॉन उसी टाइम पे पी टाइप या एन टाइप सिलिकॉन होगा, उसमें फिर दूसरे एक तरफ, जैसे मान लो मैंने पी टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल लिया तो पी टाइप का ले लिया है पूरा, और उसमें फिर दूसरी तरफ अब एन टाइप बनाने के लिए मैं इसमें इंप्योरिटी ऐड करना शुरू करूंगा। ठीक है, तो इधर वाला एन टाइप बन जाएगा जबकि इधर वाला पी टाइप ही रह जाएगा। और जब ऐसे क्रिस्टल, फिर इसे कूल होने देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा क्रिस्टल, तुम्हारे पास पूरा एक ब्लॉक बन जाएगा पीएन का। उसके बाद पतले पतले वेफर्स में से कट करेंगे, पतले पतले स्लाइसेस में वेफर्स में से कट करेंगे, और इन्हीं वेफर्स पे अब हम यही वेफर्स आगे चिप्स बनेंगे, मतलब इनके ऊपर और भी फैब्रिकेशन होगा, सब कुछ एलिमेंट्स लगेंगे, उसके बाद यही जो है सेमीकंडक्टर चिप्स बनेंगे। क्लियर है? अब इस पीएन जंक्शन डायोड को जरा समझना कि होता क्या है इसमें। देखो, एक तरफ पी टाइप है दूसरी तरफ एन टाइप है, यानी कि पी टाइप में ज्यादा होल्स होंगे और एन टाइप में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्योंकि इधर होल का कंसेंट्रेशन ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन्स का कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो होल्स इस साइड से इस साइड डिफ्यूज होने लगते हैं, यानी कि पी टाइप से एन टाइप। ये देखो, पी साइड से एन टाइप होल्स का डिफ्यूजन होने लगता है इस डायरेक्शन में। क्लियर है? और इधर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो इस डायरेक्शन से एन से पी टाइप की साइड इलेक्ट्रॉन्स डिफ्यूज होने लगते हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स होल्स उस साइड जाएंगे। क्लियर है? तो देखो, होल्स इस साइड जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं, मतलब करंट एक इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा P2N, यानी कि P2N कौन सा करंट बनेगा? उस करंट को बोलेंगे डिफ्यूजन करंट। क्लियर है? ड्यू टू change in concentration, due to difference in concentration, holes from p side goes to n side and electrons from n side comes to p side, forming or developing a diffusion current from p to n side. क्लियर है? इसके बाद देखो अब क्या होगा। जैसे जैसे ये होल्स उधर उस साइड को डिफ्यूज होंगे और इलेक्ट्रॉन्स इस साइड डिफ्यूज होंगे, तो क्या होगा कि इधर होल्स डिफ्यूज होने लगेंगे तो इधर तुम्हारा जो कोर है ये पॉजिटिव बनता जाएगा, और इधर से इलेक्ट्रॉन और आएंगे भी, तो ये वाला पूरा कोर नेगेटिव बनता जाएगा और ज्यादा नेगेटिव, जिसकी वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, है कि नहीं? ये देखो, इधर नेगेटिव सारा और इधर सारा पॉजिटिव, तो इनके बीच एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से अब जो और होल्स इधर जा रहे थे अब वो नहीं जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि होल्स जैसे इधर जाएगा ये वाला पॉजिटिव चार्ज इसे रोक देगा, तो अब फर्दर डिफ्यूजन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का रुक जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन भी जैसे इधर आएगा ये वाला नेगेटिव कोर इसे रोक देगा, तो अब डिफ्यूजन रुक जाएगा होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का,
क्योंकि बीच वाले रीजन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है पॉजिटिव टू नेगेटिव की साइड, इस तरफ N2P साइड एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है, और इस रीजन में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितने भी होल्स होंगे, यानी कि जितने भी चार्ज कैरियर होंगे, उन सबको इधर और इधर फेंक देगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या करेगा? जितने भी नेगेटिव चार्ज कैरियर होंगे, देखना ध्यान देना कैसे फेंकेगा, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाला इसे अट्रैक्ट तो करेगा नहीं, रिपेल करेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर फेंक देगा। पॉजिटिव वाले को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज होल्स मूव करेंगे, तो होल्स को ये इधर भेज देगा सबको और इलेक्ट्रॉन्स को सबको इधर भेज देगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है, मूवमेंट, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में होगा और होल ड्रिफ्ट इस डायरेक्शन में होगा, यानी कि अब एन टू पी साइड, क्योंकि होल किधर ड्रिफ्ट कर रहे हैं, होल मतलब पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज ही करंट का डायरेक्शन होता है, तो होल्स इधर एन से पी साइड ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना, एन से पी साइड, तो एन टू पी एक करंट बनेगा, उसे बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। क्लियर है क्या? यानी कि इसके अंदर दो करंट बनेंगे, एक पीएन जंक्शन में दो करंट होंगे, एक डिफ्यूजन करंट, दूसरा ड्रिफ्ट करंट। डिफ्यूजन करंट होगा ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, जबकि ये ड्रिफ्ट करंट होगा ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सारे चार्ज कैरियर जो भी इतने रीजन में होंगे, उन सब चार्ज कैरियर को, अगर नेगेटिव है तो इधर फेंक देगा, पॉजिटिव है तो इधर फेंक देगा, यानी कि इतने रीजन से सारे चार्ज कैरियर्स खत्म हो जाएंगे, इतने रीजन में तुम्हें कोई भी चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा। इसी रीजन को बोलेंगे डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। क्लियर है? इसी को बोलेंगे डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन, कि इतनी दूर से सारे चार्जेस डिप्लेट हो गए हैं, मतलब खत्म हो गए हैं। ठीक है, इसीलिए इसे बोला जाता है डिप्लेशन रीजन। क्लियर है क्या? ठीक है, और इनके बीच जो अभी पोटेंशियल डेवलप हो गया है, उस पोटेंशियल को बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। क्यों उसे बैरियर क्यों बोला? क्योंकि जब इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया, तब इन्होंने डिफ्यूजन करंट रोक दिया था ना, किसी भी ना होल इधर जा पा रहा था क्योंकि इससे रिपेल हो जाएगा, ना ही इलेक्ट्रॉन इधर आ पा रहा था क्योंकि इससे रिपेल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे रिपेल कर देगा, इधर भेज देगा और होल्स को इधर भेज देगा, तो अब इसने रोक दिया था डिफ्यूजन करंट को, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं कि इनके बीच में एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। ठीक है, देखो यही सारी बातें लिखी हुई हैं। The small region in the vicinity of junction which is depleted of free charge carriers and has only immobile ions is called depletion region। कि एक ऐसा रीजन, कहां पर होगा वो रीजन? पी और एन जंक्शन के बीच में होगा, पीएन जंक्शन पे होगा, जहां पर अब एक भी फ्री चार्जेस ना बचे। देखो यहाँ पर ना कोई होल है ना कोई इलेक्ट्रॉन है, सारे होल्स इधर हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, कोई भी होल और कोई भी इलेक्ट्रॉन ना बचे, ऐसे रीजन को बोलेंगे। और सिर्फ कौन? इमोबाइल आयंस, इमोबाइल मतलब जो मूव नहीं कर सकते, सिर्फ आयंस है इधर, तो ऐसे रीजन को क्या बोलेंगे? डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर। और देखो, द एक्यूमुलेशन ऑफ नेगेटिव चार्जेस इन द पी रीजन and positive charges in the n region sets up a potential difference across the junction. This acts as a barrier called barrier potential। तुमने देखा था डिफ्यूजन में क्या हो रहा था? डिफ्यूजन में होल्स पी टाइप से एन टाइप की तरफ जा रहे थे और इलेक्ट्रॉन्स एन से पी की तरफ आ रहे थे, तो जिसकी वजह से इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जो कि अब आगे और होल्स और इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने से रोकेगा, डिफ्यूज होने से रोकेगा, तो उसी को बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। क्लियर है? पी टू एन साइड जो करंट जाएगा ड्यू टू डिफ्यूजन इज कॉल्ड डिफ्यूजन करंट। देखो यही मैंने लिखा है, पी टू एन साइड का लिखा है ना डिफ्यूजन करंट, और एन टू पी साइड जो आएगा दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, ड्यू टू बैरियर फील्ड और पोटेंशियल बैरियर, ये जो आएगा दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्ट करंट। समझ में आया? और देखो बैरियर पोटेंशियल जो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ द सेमीकंडक्टर एंड द अमाउंट ऑफ डोपिंग। तुम जैसा तुम्हारा सेमीकंडक्टर होगा उस पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो बैरियर पोटेंशियल भी एक मिनट, हाँ, टेम्परेचर तुम बढ़ा दोगे तो बैरियर पोटेंशियल, हाँ, टेम्परेचर बढ़ाने से बैरियर पोटेंशियल कम हो जाएगा। और किस पे डिपेंड करता है? डोपिंग पे भी, कि तुमने जितनी ज्यादा डोपिंग कर दी तो उस हिसाब से भी बैरियर पोटेंशियल फिर कम हो जाता है। अच्छा, ये जो बैरियर पोटेंशियल है, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट है और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट है। ठीक है, यानी कि इतना इनके बीच पोटेंशियल होता है।
देखो यहाँ पे लिखा भी है, how the barrier field and depletion layer width depend on the doping concentration in the N and P region. If these concentration are small, then the diffusing electrons and holes will cover reasonably large distance before they suffer a collision with another hole or electron to get recombined. Hence, the width of depletion layer will be large and barrier field will be weak. कि अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, सॉरी अगर कंसेंट्रेशन कम हो, तो मैंने बोला ना अगर कंसेंट्रेशन ज्यादा होगा तो बैरियर फील्ड स्ट्रांग होगा, तो अगर कम हो तो वीक होगा। जैसे अगर मान लो ये पी साइड है तुम्हारा और ये इधर एन साइड है, अगर तुम्हारा कंसेंट्रेशन कम है तो होल्स को इधर से इधर जाने के लिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी तो कम ही होंगे ना। या लेट्स सपोज करो इलेक्ट्रॉन्स ले लो, इलेक्ट्रॉन्स में इजीली आएगा समझ। जैसे चलो ऊपर वाली फिगर से देखते हैं। ये देखो यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर होल्स है, अगर मान लो कंसेंट्रेशन कम होता, लेट्स से कि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, दूर में कहीं ये एक इलेक्ट्रॉन होता और दूर में कहीं ये एक होल होता, तो इस इलेक्ट्रॉन को इधर आके इस होल में फिट होने के लिए देखो कितना ज्यादा लार्ज डिस्टेंस कवर करना पड़ता है कि नहीं। और ये भी मान लो इधर से भी होल को इधर जाने के लिए एकदम लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता अगर कंसेंट्रेशन कम रहता। तो क्योंकि इन्हें लार्ज डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता, इस वजह से देखो इस वजह से बैरियर फील्ड वीक होता, क्योंकि डिप्लेशन लेयर का विड्थ फिर ज्यादा होता है कि नहीं। हेंस द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर विल बी लार्ज एंड बैरियर फील्ड विल बी वीक। ऑन द अदर हैंड, इफ द डोपिंग कंसेंट्रेशन आर लार्ज, द डिप्लेशन लेयर विल बी स्मॉल एंड द बैरियर फील्ड विल बी स्ट्रॉन्ग। कि अगर डोपिंग ज्यादा करेंगे तो डिप्लेशन रीजन फिर कम होगा और बैरियर स्ट्रांग होगा, है ना। यानी कि जितना कम होगा डिप्लेशन रीजन उतना ही बैरियर स्ट्रांग होगा। क्लियर है, डिप्लेशन रीजन का विड्थ जितना कम होगा। अब देखते हैं सर्किट सिंबल क्या है पीएन जंक्शन के लिए। जैसे तुमने रेजिस्टर के लिए पढ़ा है सर्किट सिंबल ये होता है, इंडक्टर के लिए ये होता है, कैपेसिटर के लिए ये होता है, वैसे ही पीएन जंक्शन डायोड के लिए एक ऐसे ट्राइंगल और इधर की तरफ ऐसे लाइन बनानी है, और ये लाइन वाला साइड होगा कैथोड और पीछे ट्राइंगल वाला साइड होगा एनोड। दिस इज एनोड, दिस इज द कैथोड। ठीक है, ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। अब देखो पीएन जंक्शन वर्क कैसे करता है। देखो पीएन जंक्शन की वर्किंग हमें दो तरीके से पढ़नी है, एक फॉरवर्ड बायस्ड और एक रिवर्स बायस्ड। कि जब वो फॉरवर्ड बायस हो तब क्या होगा और जब रिवर्स बायस हो तब क्या होगा। देखो फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है, if the positive terminal of a battery is connected to the p side and the negative terminal is connected to the n side, then the pn junction will be said to be in forward biased। तुमने अभी भी देखा कि p side जो होता है वो उसका, ये देखो p साइड इसका एनोड होता है और इसका n साइड कैथोड होता है, जो कि ऑब्वियसली होता है नेगेटिव तुम्हारा कैथोड कहलाता है और पॉजिटिव तुम्हारा एनोड कहलाता है। तो अगर तुम इसके p साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और n साइड को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो तो इसे बोलेंगे फॉरवर्ड बायस्ड। फॉरवर्ड बायस मतलब कि देखो सीधा सीधा बाइसिंग है, सीधा मतलब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से कनेक्ट हुआ है, नेगेटिव वाला नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है, तो इस पीएन जंक्शन को बोलेंगे फॉरवर्ड बायस्ड। अच्छा फॉरवर्ड बायस्ड में क्या होता है, फॉरवर्ड बायस्ड में तुम एक चीज और देखना, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी वो देखो पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रही थी, इस डायरेक्शन में बन रही थी एन टू पी। तो यानी कि देखो ये पोटेंशियल बैरियर किस डायरेक्शन में बन रहा है, पोटेंशियल बैरियर एन टू पी की तरफ बन रहा है, और तुमने फॉरवर्ड बायस किया है मतलब पॉजिटिव इधर अप्लाई किया है नेगेटिव इधर अप्लाई किया है, तो तुम्हारा पोटेंशियल किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो बैरियर इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल है वो डिक्रीज होगा। ये वाला पोटेंशियल इस डायरेक्शन में है जबकि ये बैरियर पोटेंशियल इस डायरेक्शन में, तो इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। और जब बैरियर पोटेंशियल डिक्रीज होगा तो इसका जो विड्थ है पीएन जंक्शन का विड्थ भी डिक्रीज होने लगेगा। यहाँ पे लिखा भी है देखो द मेजोरिटी। तो अच्छा इससे होगा क्या, सबसे पहले ये समझना, जैसे ही तुम सेल का पॉजिटिव इस पी साइड से कनेक्ट करोगे और नेगेटिव एन साइड से कनेक्ट करोगे तो इधर जितने भी होल्स हैं उन सबकी पावर बढ़ जाएगी, उन सबकी एनर्जी बढ़ जाएगी, और होल्स इस साइड को मूव करने लगेंगे एन रीजन में और इधर से इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से और ज्यादा मूव करेंगे। यानी कि देखो लिखा भी है द डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, सॉरी यहाँ पे द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन। इधर से जितने भी होल्स हैं वो मूव करने लगेंगे जंक्शन की तरफ और इधर से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगेंगे जंक्शन की तरफ। तो जहां पहले इतना मोटा था पोटेंशियल बैरियर,
अब क्योंकि होल्स इधर मूव करने लगे, इलेक्ट्रॉन्स भी इधर मूव करने लग गए, तो अब वो इस जंक्शन को, पीएन जंक्शन को डिप्लेट कर देंगे, मतलब और कम कर देंगे, ठीक है, इसकी विड्थ को कम कर देंगे। देयरफॉर डिप्लेशन लेयर डिक्रीजेस इट्स विड्थ। देखो ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले मैंने क्या बताया, फॉरवर्ड बाइसिंग। फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है, तुम पी टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे सेल से, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट करोगे। जब ऐसा करोगे तो होल्स जितने भी थे पी साइड से वो एन साइड में मूव करने लगेंगे और एन साइड वाले पी साइड में मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से मतलब जंक्शन की तरफ, टुवर्ड्स द जंक्शन एक्चुअली। पूरा इस साइड तो मूव अभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में पोटेंशियल बैरियर है, तो पूरा मूव नहीं करेंगे बल्कि जंक्शन की तरफ मूव करने लगेंगे। तो जैसे ही जंक्शन की तरफ मूव करेंगे, पहले देखो, पहले लेट्स से जंक्शन इतना बड़ा था, इधर ये पी साइड था, इधर ये एन साइड था। तो अब क्या करेगा, इधर से होल्स इधर मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे, होल्स जंक्शन की तरफ, इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ। तो अब देखो, अब डिप्लेशन लेयर क्या था, डिप्लेशन लेयर तो वो रीजन था ना जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर ना हो, और अब तो यहां तक भी चार्ज कैरियर आ गए और यहां तक भी चार्ज कैरियर आ गए, मतलब अब डिप्लेशन लेयर कितना बचा, सिर्फ इतना बचा। तो विड्थ में डिक्रीज आ गया। क्लियर है? यानी कि जब फॉरवर्ड बाइसिंग की जाती है पीएन जंक्शन की, तो उनका इफेक्टिव पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है और होल्स इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं टुवर्ड्स जंक्शन, जिसकी वजह से डिप्लेशन लेयर का विड्थ भी डिक्रीज करता है, यानी कि पोटेंशियल बैरियर भी डिक्रीज करेगा, ये विड्थ भी डिक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। ठीक है? तो जब भी फॉरवर्ड बाइसिंग की जाएगी तो पीएन जंक्शन का डिप्लेशन लेयर का विड्थ डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करेगा, इफेक्टिव पोटेंशियल डिक्रीज करेगा और रेजिस्टेंस भी डिक्रीज करेगा। अब देखो रिवर्स बाइसिंग में क्या होता है, पोटेंशियल सॉरी, फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या किया था, पॉजिटिव को पी से और नेगेटिव को एन से, इसमें उल्टा कर देंगे। इसमें पी टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर देंगे और एन टाइप को पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, वीबी पोटेंशियल बैरियर तो ऑलरेडी इस डायरेक्शन में था, अब हमारा अप्लाइड पोटेंशियल भी इस डायरेक्शन में हो गया, जिसकी वजह से इनका इफेक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाएगा, वी इफेक्टिव बढ़ जाएगा, विड्थ भी बढ़ जाएगी और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, सब कुछ बढ़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेस, द मेजोरिटी चार्ज कैरियर मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन। इसमें क्या हो रहे थे, जैसे ही तुमने फॉरवर्ड बाइसिंग करी, तो क्योंकि इधर से तुमने होल्स को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया था, तो इन्हें और पावर मिल जाएगी, ये जंक्शन की तरफ मूव करने लग गए और इन्होंने बैरियर की विड्थ घटा दी थी, डिप्लेशन लेयर की विड्थ घटा दी। बट अब क्या हुआ, तुमने इन्हें क्योंकि उल्टा कनेक्ट कर दिया है, रिवर्स बायस में कनेक्ट कर दिया है, तो अब जो होल्स और जो थोड़े पास तक भी थे ना, वो और दूर हो जाएंगे। यानी कि पहले सिर्फ यहीं तक था, पहले सिर्फ यहीं तक था डिप्लेशन लेयर, अब देखो और बढ़ गया, यहां तक आ जाएगा, क्योंकि अब और दूर चले जाएंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इससे, है कि नहीं, और दूर चले जाएंगे, तो जिसकी वजह से ये विड्थ जो है, डिप्लेशन लेयर का विड्थ बढ़ जाएगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। क्लियर है? तो देखो लिखा भी है, द रेजिस्टेंस इज ऑल्सो बिकम्स वेरी लार्ज एंड नो करंट फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन ड्यू टू मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स। और कोई करंट फ्लो नहीं करेगा जंक्शन के अक्रॉस, जबकि फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट फ्लो करने लगता है। फॉरवर्ड बाइसिंग यानी कि इससे पता है क्या बात समझे, कि पीएन जंक्शन डायोड को अगर फॉरवर्ड बायस कर दिया तो करंट फ्लो करेगा, और अगर रिवर्स बायस कर दिया तो स्टार्टिंग में तो थोड़ा करंट फ्लो करेगा, बाद में करंट जाके एकदम रुक जाता है। ठीक है? इसी का अभी वीआई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे तो इसमें देखते हैं, देखो क्या होता है। वीआई कैरेक्टरिस्टिक मतलब वी और आई के बीच ग्राफ। ठीक है? पीएन जंक्शन डायोड का वोल्टेज और करंट के बीच ग्राफ। तो इसमें देखो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक में ये देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। देखो स्टार्टिंग में क्या बोला है, इनिशियली द करंट इंक्रीजेस वेरी स्लोली, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली, टिल द वोल्टेज अक्रॉस द डायोड क्रॉसेस अ सर्टेन वैल्यू कॉल्ड थ्रेशोल्ड वोल्टेज और कट इन वोल्टेज। जब तुम इस पीएन जंक्शन डायोड को, ये देखो ये सर्किट बनाया हुआ है पूरा सर्किट, इसमें एक एमीटर लगा रखा है, मिली एमीटर लगा रखा है और एक रियोस्टेट लगा रखा है, रियोस्टेट करंट को एडजस्ट करने के लिए। ठीक है? और यहाँ पर एक बैटरी और स्विच भी लगा रखा है और वोल्ट मीटर भी लगा रखा है कि कितना पोटेंशियल दे रहे हैं वो चेक करने के लिए इसके अक्रॉस। ठीक है? तो
जब तुम, क्योंकि हमें वी आई ग्राफ ही तो ड्रॉ करना है, तो वी का भी पता होना चाहिए और आई का भी पता होना चाहिए, इसलिए एक वोल्ट मीटर और एक एमीटर दोनों लगाया है। तो क्या बोला कि जब बहुत ही कम वोल्टेज दे रहे थे, बहुत ही कम वोल्टेज दे रहे थे, तो करंट एकदम नेग्लिजिबली नेग्लिजिबली बढ़ रहा था, मतलब ना के बराबर। ये देखो, करंट एकदम नेग्लिजिबली बढ़ रहा था। जब ज्यादा वोल्टेज दिया, किससे, एक कट इन वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जब ज्यादा वोल्टेज दिया, तो अब करंट बढ़ने लगा, अब करंट बढ़ने लगा फाइनली। ठीक है, तो यानी कि when the PN junction is forward biased, initially the current will increase very slowly, then after the cut in voltage or threshold voltage, the current will increase rapidly. ठीक है, after the cut in voltage, the diode current increases rapidly. ठीक है, यानी कि रेजिस्टेंस जो होगा अक्रॉस द जंक्शन इज क्वाइट लो। बट रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में स्टार्टिंग में देखो, when the diode is reverse bias, the reverse bias voltage produces a very small current, about a few microamperes, which almost remains constant with bias. This small current is called reverse saturation current. It is due to the drift of minority carriers. When the reverse voltage across the PN junction reaches sufficiently high value, the reverse current suddenly increases to a large value. This voltage at which breakdown of the junction diode occurs is called Zener breakdown voltage or peak inverse voltage. देखो, जब रिवर्स बायस करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, तो इसका जो करंट है वो काफी कम रहता है, रुकता तो नहीं है लेकिन एकदम लो वैल्यू रहती है काफी करंट की। देखो ऑलमोस्ट कांस्टेंट और लो वैल्यू है, और किस में, माइक्रो एम्पियर्स में, यानी कि काफी कम वैल्यू रहेगी करंट की। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर भी तुम्हें जो करंट की वैल्यू मिल रही थी, यहाँ पर देखो ये मिली एम्पियर में मिल रही है। तो ऐसा मत समझना कि यहाँ पे भी जो हल्का सा भी इंक्रीज था ना करंट का, तो फिर भी वो मिली एम्पियर में था, करंट काफी इंक्रीज कर रहा था, और ये तो माइक्रो एम्पियर में है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल करंट। यानी कि जब रिवर्स बायस होता है पीएन जंक्शन डायोड, तो उसमें नेग्लिजिबल करंट होता है माइक्रो एम्पियर्स का, और वो ही करंट कांस्टेंट रहता है, जिस करंट को क्या बोलते हैं, रिवर्स कंडक्शन सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट। यानी काफी कम करंट होता है, करंट तो फ्लो करता है लेकिन माइक्रो एम्पियर में काफी कम, और उस करंट को क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। हालांकि जब बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ा दिया जाता है, जो कि इक्वल होता है उसके ब्रेकडाउन वोल्टेज के, जब तुम एक ब्रेकडाउन वोल्टेज उसे प्रोवाइड कर दोगे, मतलब इतना हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर दोगे कि जिस पॉइंट पर आके उस पीएन जंक्शन डायोड का ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब वो पीएन जंक्शन डायोड का ब्रेकडाउन हो जाए, तो जब ब्रेकडाउन हो जाए, किससे कहने का ये मतलब है कि उसका जो डिप्लेशन रीजन है वो एकदम खत्म हो जाए, उसका ब्रेकडाउन हो जाता है, इसके अंदर आप करंट बहुत ही इजीली फ्लो करेगा, तो वहां पर करंट बहुत ज्यादा एकदम बढ़ जाता है, और इसी ब्रेकडाउन को बोलते हैं जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज और पीक इनवर्स वोल्टेज। यानी कि मैंने क्या समझाया, दोबारा समझना, यहाँ पे इस ग्राफ में आ जाओ, इस ग्राफ में कंपेयर करते हैं। देखो ये है फॉरवर्ड बाइसिंग, फॉरवर्ड बाइसिंग में तुम्हारा करंट पहले इनिशियली बहुत ही कम वैल्यू तक बढ़ेगा मिली एम्पियर्स में, फिर भी देखो मिली एम्पियर्स में बढ़ना है, जबकि इधर रिवर्स बाइसिंग में माइक्रो एम्पियर, करंट की वैल्यू बहुत ही स्लाइटली इंक्रीज करेगी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट नेग्लिजिबली इंक्रीज करेगी मिली एम्पियर्स में, और जब कट इन वोल्टेज से ज्यादा तुम वोल्टेज बढ़ा दोगे, तो फिर करंट की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज करेगी फॉरवर्ड बायस में। जबकि रिवर्स बायस में करंट की वैल्यू एकदम मिनिमम रहेगी, माइक्रो एम्पियर्स में रहेगी और कांस्टेंट रहेगी, जिसे कि रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलेंगे, जिसे कि रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलेंगे। और जब एक वोल्टेज, सिर्फ एक फिक्स वोल्टेज से तुम ज्यादा वोल्टेज पे इसे प्रोवाइड कर दोगे रिवर्स में, तो उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा, और उस वोल्टेज जिस जिस वोल्टेज पे इस रिवर्स बाइसिंग का ब्रेकडाउन हो गया, पीएन जंक्शन डायोड का ब्रेकडाउन हो गया, दिस विल बी कॉल्ड जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। ठीक है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज, और यहां पर अब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा सर्किट में। क्लियर है, जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज वगैरह बता दो। देखो लास्ट टॉपिक है इसका, एप्लीकेशन ऑफ अ डायोड दैट इज एज अ रेक्टिफायर। डायोड को यूज करेंगे, जंक्शन डायोड को यूज करना है एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है रेक्टिफायर। ठीक है, इसे बोलते हैं रेक्टिफायर सर्किट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं रेक्टिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी इज रेक्टिफिकेशन। अच्छा प्रोसेस क्या है, देखो पीएन जंक्शन डायोड जो होता है, जब वो फॉरवर्ड बायस होता है, तो काफी कम रेजिस्टेंस अप्लाई करता है, और उसके थ्रू करंट फ्लो हो सकता है। जब पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस होता है, तो उसके थ्रू करंट फ्लो हो सकता है, बट जब वो रिवर्स बायस होता है, तो उसके थ्रू ऑलमोस्ट नो करंट फ्लोज थ्रू इट, माइक्रो एम्पियर्स में फ्लो करता है, यानी कि ना के बराबर। ठीक है, तो यही इसकी जो प्रॉपर्टी है कि जब फॉरवर्ड बायस होता है तो उसके थ्रू करंट फ्लो कर सकता है,
जब रिवर्स बायस होता है तो करंट नहीं फ्लो कर सकता। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके रेक्टिफायर बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? इसमें देखो पीएन जंक्शन को कैसे, हमारे पास पीएन जंक्शन दो टाइप से हम यूज करते हैं, एक हाफ वेव रेक्टिफायर, एक फुल वेव रेक्टिफायर। सबसे पहले जंक्शन डायोड एज अ हाफ वेव रेक्टिफायर, रीड कर लेना, मैं फिलहाल समझा रहा हूं बस। देखो यहाँ पर एक एसी इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है जिसका ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी, ठीक है। और यहाँ पर सर्किट देखो कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि यहाँ पे डायोड जंक्शन लगा रखा है, पीएन जंक्शन डायोड लगा रखा है, और यहाँ पर एक लोड है तुम्हारा, लोड मतलब कोई भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे बल्ब हो सकता था या कोई मोटर हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, बट लोड है, और कैसा लोड है, रेजिस्टिव लोड है, ठीक है। तो यहाँ से देखो जैसे ही इसके अंदर एसी करंट फ्लो करेगा, मतलब मान लो कुछ ऐसे डायरेक्शन फ्लो कर रहा है कि कुछ ऐसे डायरेक्शन में एसी करंट, अच्छा एसी करंट का डायरेक्शन तुम्हें पता है हमेशा चेंज करता रहता है। तो मान लो वोल्टेज एट ए पॉइंट पे जब हम वोल्टेज दे रहे हैं, ये ए पॉइंट है इस डायोड के जस्ट पीछे, इस पॉइंट पर जो तुम वेव दे रहे हो वो कुछ ऐसा एसी वेव दे रहे हो। अब इस एसी वेव में जब पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा, यानी कि ये हाफ साइकिल, ये हाफ साइकिल और ये हाफ साइकिल, तब ये जो डायोड होगा फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ से पॉजिटिव करंट जाएगा, है ना। इसका जो पी है, इसका जो ये पी है, ट्राइंगल पी होता है और ये एन होता है ना, पी एन जंक्शन डायोड इसे बोलते हैं। ये वाला पॉजिटिव होता है, एनोड होता है, और इधर वाला कैथोड होता है। तो जब इसके थ्रू हाफ पॉजिटिव साइकिल जाएगा, तब तो ये फॉरवर्ड बायस बिहेव करेगा, यानी कि इस टाइम पे ये फॉरवर्ड बायस बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस बिहेव करेगा, फॉरवर्ड बायस। और नीचे के टाइम पे कैसा बिहेव करेगा, रिवर्स बायस। जब इसमें नेगेटिव करंट जाएगा, तो नेगेटिव में ये जब पीएन जंक्शन के थ्रू नेगेटिव जाएगा तो वो रिवर्स बायस की तरह बिहेव करेगा। रिवर्स बायस में कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा, फॉरवर्ड बायस में करंट का फ्लो होगा। यानी कि तुम्हें आउटपुट में कैसा करंट देखने को मिलेगा, फॉरवर्ड बायस में देखने को मिलेगा करंट, और रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये देखो सिर्फ और सिर्फ हाफ वेव बच गई तुम्हारे पास, इसीलिए इसे बोला गया हाफ वेव रेक्टिफायर। कि फुल वेव था लेकिन फुल वेव को किस में कन्वर्ट कर दिया, हाफ वेव में। तुम्हारे पास अब सिर्फ हाफ हाफ वेव मिल रही है जो कि पॉजिटिव है। दोबारा से समझना, होता क्या है कि एसी करंट अपना डायरेक्शन बार बार चेंज करता है। तो जब इसके थ्रू एसी का करंट ऐसे गुजरेगा पॉजिटिव हाफ साइकिल में, तब तो ये करंट फ्लो होने देगा, और तुम्हें आउटपुट में, जैसे ये मान लो ये एक पूरा वेव था, ये एक पूरा वेव था, इनपुट वेव है, इस इनपुट वेव का तुम्हें आउटपुट वेव चाहिए। तो जब पॉजिटिव करंट फ्लो होगा इस डायरेक्शन में पीएन जंक्शन के थ्रू, जब पॉजिटिव वाला पॉजिटिव से फ्लो होगा, पीच से फ्लो होगा, तब तो ये करंट को फ्लो होने देगा और तुम्हें आउटपुट वेव ऐसे मिलेगी। लेकिन जब ये उल्टा करंट फ्लो होगा इसके थ्रू, नेगेटिव वाला साइड पी के थ्रू फ्लो होगा, तो अब ये फ्लो नहीं होने। एसी में क्या होता है, पहले करंट का डायरेक्शन ऐसे, तो बाद में बदलेगा, ऐसे हो जाएगा। और जब करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, तुम खुद देखो, ये करंट का डायरेक्शन ऐसे मतलब एन में पहले जा रहा है, यानी कि रिवर्स बायस हो जाएगा ये पीएन जंक्शन। दूसरे पॉजिटिव हाफ साइकिल में फॉरवर्ड बायस रहेगा पीएन जंक्शन, नेगेटिव हाफ साइकिल में रिवर्स बायस हो जाएगा। क्लियर है? तो रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो ही नहीं करेगा, यानी कि आउटपुट में तुम्हें करंट मिलेगा ही नहीं, तो आउटपुट साइकिल इसका ऐसा बनेगा। तो इसी को बोला गया हाफ वेव रेक्टिफायर। इसके बाद आता है फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में देखो दो डायोड लगे होंगे तुम्हारे, दो पीएन जंक्शन डायोड, D1 और D2, और इसमें एक सेंटर टैप भी लगा होगा यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल पे, ठीक है। सेंटर टैप का क्या काम होगा, सेंटर टैप का ये काम होगा कि इस सर्किट में, इस ऊपर वाले सर्किट में और नीचे वाले सर्किट में जो करंट फ्लो करेंगे, उन दोनों को ये आउट ऑफ फेज कर देगा। सेंटर टैप दोनों सर्किट में करंट को आउट आउट ऑफ फेज कर देगा। आउट ऑफ फेज मतलब 180 डिग्री का फेज डिफरेंस दोनों सर्किट में, आउट ऑफ फेज, आउट ऑफ फेज कर देगा करंट को। यानी कि यहां देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो देखो जो ए पे जो एसी इनपुट का उस टाइम एसी इनपुट होगा ना, वो ऐसे होगा। जबकि बी पॉइंट पे क्योंकि टैप ने इसे आउट ऑफ फेज कर दिया है, तो बी पॉइंट पर जो एसी इनपुट होगा वो एकदम 180 डिग्री फेज पे होगा। तो ये इसका देखो ये 0 डिग्री है, तो इसका ये 180 डिग्री है ना, ये वाला 180 तो होता है। तो ये देखो ये ऐसे होगा कुछ, अगर ए पे ये इनपुट मिल रहा है एसी का, तो बी पे ये इनपुट मिल रहा होगा। तो जब ये ऊपर वाला ए में जाएगा, तो ये एक्ट करेगा फॉरवर्ड बायस में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऊपर वाला जो D1 है, ये देखो ये ए पे था ना वेव, सॉरी, ए पे है ना ये D1, ए के साथ D1 है और बी के साथ D2 है। तो जब ए पर ये जो D1 है, इसके थ्रू जब ये ऊपर वाला पॉजिटिव हाफ साइकिल जाएगा, तो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस, और ये वाला फिर से फॉरवर्ड बायस। जबकि बी पॉइंट पर उसी टाइम पर जब ये D1 के थ्रू फॉरवर्ड बायस में है, जब D1 फॉरवर्ड बायस्ड है, तो D2 उसी टाइम पर रिवर्स बायस है। और जब D1 रिवर्स बायस है, तो D2 फॉरवर्ड बायस है। जब D1 फॉरवर्ड बायस है,
तो D2 रिवर्स बायस, ये रिवर्स बायस तो ये फॉरवर्ड बायस। यानी कि एक बार D1 की तरफ से हमें आउटपुट में वेव मिल जाएगा। जब ये D1 देखो, D1 जब फॉरवर्ड बायस है तो ये वाला आउटपुट वेव देगा, तो D1 ने आउटपुट वेव दे दिया। और D2 क्योंकि रिवर्स बायस था तो ये कोई वेव ही नहीं दे पाया इस टाइम पे। उसके बाद D1 रिवर्स बायस था, ये कोई वेव नहीं दे पाया, लेकिन D2 फॉरवर्ड बायस था, D2 ने वेव दिया। D1 फॉरवर्ड बायस था, इसने वेव दिया। D2 रिवर्स बायस था, कोई वेव नहीं। उसके बाद आगे फिर से D2, अब ये फॉरवर्ड फॉरवर्ड ठीक है ना, तो ये समझ गए ना। अभी देखो ये D2 वापस से यहाँ पे फॉरवर्ड बायस है, तो इसने वेव दिया, और D1 ने रिवर्स बायस कोई वेव नहीं दिया। यानी कि जब D1 फॉरवर्ड बायस था तो एट द सेम टाइम D2 रिवर्स बायस होगा, दोनों अपोजिट होंगे। और जब D1 रिवर्स होगा तो D2 फॉरवर्ड बायस होगा। तो एक टाइम पर दोनों, मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे या तो D1 या तो D2, दोनों में से कोई एक फॉरवर्ड बायस है, तो हमें आउटपुट वेव हर टाइम पे मिल रहा है ना। तो ये देखो, ये है फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे फुल वेव तुम्हें मिल गया डीसी में, है ना। सिर्फ एक ही डायरेक्शन मिला। डीसी करंट क्या होता है, सिंगल डायरेक्शन में करंट ना। हालांकि ये भी होता है कि मैग्नीट्यूड सेम रहे, अभी यहाँ पे मैग्नीट्यूड वैरी कर रहा है, लेकिन इसमें तुम कैपेसिटर लगाओगे ना, फिल्टर उसे ही बोलते हैं। जब तुम इसमें कैपेसिटर लगा दोगे, फिल्टर सर्किट लगा दोगे, ये देखो फिल्टर सर्किट लगा दोगे, तो ये आउटपुट तुम्हारा एकदम एक प्लेन आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये जीरो है अगर, तो ये डीसी का एकदम प्लेन आउटपुट मिलेगा। अभी तो वेव में मिल रहा है ना। तो डीसी के दो मतलब होते हैं ना, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट में दो क्वालिटीज होती है। एक तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता, डायरेक्शन फिक्स रहेगा। दूसरा चीज मैग्नीट्यूड फिक्स रहेगा। तो हमारे पास अभी मैग्नीट्यूड तो फिक्स नहीं है, लेकिन डायरेक्शन तो फिक्स हो गया ना, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में मिल रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड फिक्स करने के लिए इसमें फिल्टर सर्किट लगाएंगे, जो कि कैपेसिटर का सर्किट होता है। तो वो मैग्नीट्यूड भी एक फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट मैग्नीट्यूड का भी मिल जाएगा, तो पूरा पूरा डीसी करंट मिल जाएगा। लेकिन हमें ये फिल्टर सर्किट तो पढ़ना नहीं है, बस ये हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ना था। एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है, सिर्फ एक डायोड लगा होता है। तो जब भी इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा और इसके थ्रू पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्लो करेगा, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और करंट का वेव देगा। जब रिवर्स बायस होगा, उल्टा फ्लो करेगा, तो ये वेव नहीं देगा। फिर बीच में तुम्हें एब्सेंट मिलेगा वेव, जैसे यहाँ पे फॉरवर्ड में मिल गया वेव, रिवर्स में एब्सेंट, फॉरवर्ड में मिल गया, रिवर्स में एब्सेंट, फिर फॉरवर्ड में मिल जाएगा। और फुल वेव रेक्टिफायर में दो डायोड लगे होंगे। जब भी एक कोई तुम्हारा फॉरवर्ड रिवर्स होगा, फॉरवर्ड बायस होगा, तो दूसरा वाला रिवर्स बायस होगा। तो फॉरवर्ड वाला तुम्हें अपने आप ही वेव दे देगा। और जब पहला वाला वापस से रिवर्स बायस हो जाएगा, तो दूसरा वाला फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यानी कि किसी भी टाइम पर एक जो है, एक कम से कम फॉरवर्ड बायस होगा। देख रहे हो, किसी भी टाइम पर एक कम से कम फॉरवर्ड बायस है। तो उन सबके टाइम पे तुम्हें हाफ हाफ वेव मिलता रहेगा, यानी कि पूरा वेव मिलेगा, पूरा ऑल द टाइम कंप्लीट वेव मिलेगा। इसीलिए इसे बोलते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर क्यों, क्योंकि ये पूरे वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, हर टाइम पे वेव मिल रहा है तुम्हें। रेक्टिफाई मतलब कन्वर्ट कर रहा है एसी से डीसी में, तो पूरे वेव को कन्वर्ट कर रहा है ये एसी से डीसी में। जबकि ये वाला सिर्फ हाफ वेव को रेक्टिफाई कर रहा है, सिर्फ आधे वेव को कन्वर्ट कर रहा है एसी से डीसी में। आधे टाइम तो तुम्हें करंट मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये हो गया हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर, और चैप्टर हो गया खत्म।